Our next topic is pre-fertilization structure and events. लास्ट वीडियो में हमने बस ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, इनका मतलब क्या होता है। स्टेमन को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करते हैं। दूसरा आता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप पोलन सैक भी बोल सकते हैं, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, या फिर जिसका आप नाम ले सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन स्टेमन के जो एंथर होते हैं उसके अंदर बनते हैं। अब वन बाय वन मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ क्या चीज़ें होती हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है? एंथर और फिलामेंट को स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर समझाने के लिए मैंने सब चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो बाइलोब्ड एंथर एंड ईच लोब कैरी टू थीका, दैट इज डाइथीकस, डाइथीकस। इस कंडीशन का क्या मतलब है? यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू इसे बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ एंथर, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड अ फिलामेंट। तो ये एक बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये जुड़े रहते हैं, और ये एक कंप्लीट लोब है, और दूसरा इसके पीछे बैक साइड में ये वाला एक सेकंड लोब है। इसका मतलब एक स्टेमन में जो एंथर होंगे उसके कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, इसलिए वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर ये जो आप ये दो ये लाइन देख रहे हैं, पैरेलल लाइन, इसका क्या मतलब होता है? ये सेप्टम होता है। ये सेप्टम होते हैं जब ये पूरी तरह से कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है एंथर, तो ये यहाँ से डिहाइसेस हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं वो, और उसके बाद पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उसके स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देखें, या आपको ये भी डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ये दोनों डायग्राम आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं नोट्स बनाते टाइम। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो आपको इस तरह दिखाई देगा। ये जो है ये वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट, एक ये वाला कंप्लीट, और ये है एक लोब और ये एक लोब, ये दोनों सेम है। ऐसे ही सेकंड लोब ये वाला और ये वाला। क्लियर हो गया? इसमें हर एक लोब में, ईच लोब में दो थीका होते हैं। आप ये देखें, एक और ये दो। इसी तरह से फिर सेकंड लोब में भी होंगे एक और दो, यानी कि ईच लोब डाइथीकस। क्लियर हो गया? वहाँ पर जो हमने टर्म यूज़ किया था, एक यूज़ किया था ना, बाइलोब्ड, यानी कि एंथर कितने होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। एक लोब कंप्लीट ये हो गया और एक ये हो गया, बाइलोब्ड हो गया। अब डाइथीकस वाला टू थीका जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक लोब में दो थीका होते हैं। थीका क्या होता है? इनके बीच में एक हॉलो, एक स्ट्रक्चर टाइप में आप बोल सकते हैं, या गैप होता है इसमें एक लोब में, जिसके अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मियोटिक डिवीज़न के बाद में पोलन ग्रेन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम पीछे फिर से रिटर्न होते हैं वहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाइलोब्ड एंथर एंड ईच लोब कैरी टू थीका, दैट इज़ कॉल्ड अ डाइथीकस। क्लियर हो गया? अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑल्सो नोन एज पोलन सेक्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सेक्स बोलते हैं। जो आपने पीछे देखा कि जो हॉलो स्ट्रक्चर थे, जो थीका था, थीका के बीच में कुछ स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, जो कि मियोटिक डिवीज़न के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है। अब पूरा का पूरा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। 4 लेयर फ्रॉम आउटसाइड, उनको कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीसियम, थर्ड वन इज़ मिडिल लेयर्स, एंड फोर्थ वन सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, दैट नेम इज़ टैपिटम। अब इनके फंक्शन देख लीजिए आप। जो आउटर 3 लेयर्स हैं जितनी भी, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोटेक्शन का काम करते हैं
वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं ताकि वो अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी बाहर कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से या किसी चीज़ से, जैसे कि प्री मैच्योर एजाकुलेशन जैसे ना हो उनका, या फिर मतलब जैसे कि कोई भी बर्ड्स वगैरह उनको ना खाए जिस तरह से। फिर उसके बाद जो मेन टैपिटम होता है, ये सिनकाइटियम कंडीशन भी शो करते हैं। सिनकाइटियम आपको 11th क्लास में भी समझाया गया था। सिनकाइटियम का मतलब क्या होता है? सिनकाइटियम वो होते हैं, सिनकाइटियम वो स्टेज होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सिनकाइटियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं किसी एक सेल में। तो टैपिटम का यही सेम कंडीशन होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? रोल, इनका नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्लियर हुआ? अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज़ द टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसे आप पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू और पॉलन मदर सेल, जिसे आप एनसीईआरटी में पीएमसी के नाम से भी जानेंगे, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल undergo meiotic division and form functional microspore tetrad that is known as pollen grain। और आपको पहले से ही पता होगा, 11th क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है कि meiotic division के बाद 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और सारे के सारे वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये जो टेट्राइड कंडीशन लिखा है वो इसी चीज़ के लिए लिखा है कि एक स्पोरोजेनस टिश्यू और एक पॉलन मदर सेल के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। अब यहाँ पर मैं फंक्शनल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आपको जब होगा जब मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस वाला टर्म जब मैं एलेबोरेट करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने जो ये 4 लेयर पढ़ी थी, अब उसके बारे में आप थोड़ा देख लें। ये वाला डायग्राम भी बहुत आता है एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर आपको देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में, यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बावजूद भी अगर एक बार मैं फिर से वो और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये जो एक गैप दिख रहा है ना जहाँ पर, इसे पॉलन सैक बोलते हैं और इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब इसी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं, ये जो सेल हैं टिश्यू, ये फिर क्या करते हैं? ये पॉलन ग्रेन को फॉर्म करते हैं किसके बाद? मियोटिक डिवीज़न के बाद। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज़ है। अब हम इसका जो उसकी लेयर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। उसके लेयर का मैंने नाम लिखा हुआ नहीं है, उनको मैं एक एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे कि ये जो बाहर की तरफ जो लेयर होगी, आप ही थोड़ा देखते चलें आप भी। पहले जो मैंने क्या बताया, सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी? एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर में क्या था? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम था ना, एंडोथीसियम। फिर उसके अंदर में जो थर्ड लेयर थी उसका क्या नाम था? मिडिल लेयर। उसके बाद ये जो चारों तरफ बाइलोब्ड, जैसे आप ये देखें उस टाइम पे इसी तरह से कनेक्टेड था वो एंथर, कि यहाँ पर एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया और ये थीका हो गए। ठीक है, डाइथीकस कंडीशन हो गया और बाइलोब्ड, ये दोनों बाइलोब्ड कंडीशन हो गई। डाइथीकस एक लोब में। लेकिन अगर हमने अब यहाँ पर लेयर्स की बात करें तो ये जो लेयर है ये क्या है? टैपिटम। टैपिटम का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब इसके अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे, ये पॉलन सैक बोला जाएगा, जैसे आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। अब इसी में पॉलन ग्रेन्स बनना शुरू होंगे और ये फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये आपको पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द मैच्योरेशन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? और इसे क्या बोलते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ में आ गया? तो आपको ये वाला डायग्राम भी ज़रूर बनाना है अपनी नोटबुक में, जो कि है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ nth। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन
किसके बाद बनते हैं? मियोटिक डिवीज़न के बाद स्पोरोजेनस टिश्यू और पोलन ग्रेन मदर सेल और पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद बनते हैं। इनका जो साइज़ होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ये डायमीटर है ये। अब पोलन ग्रेन जो होता है सिंपली, जो अगर आप उसे देखें कि ये आपका पोलन ग्रेन है, अब इस पोलन ग्रेन में आपने देखा होगा मैंने बीच में कुछ चीज़ें छोड़ क्यों दी हैं, यहाँ पर क्यों नहीं इसको एनसर्कल किया। तो अभी मैंने बोला कि इसकी 2 लेयर होती हैं पोलन ग्रेन्स की। बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसका जो आउटर लेयर उसका नाम क्या होता है? एक्साइन। और जो इनर लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो कहीं कहीं पर रप्चर्ड होती है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं होती, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। अब यहाँ पर इसे आप थोड़ा एक बार और देख लें कि आउटर लेयर दैट इज़ नोन एज एक्साइन, ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल है जिसकी हेल्प से ये बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं ये जो इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो बाहर की लेयर बना रहे हैं ये, उसमें इनका रोल ये प्ले होता है कि ये बाहर किसी भी केमिकल से इन पर असर नहीं पड़ता, और ये इसको पोलन ग्रेन को एक लंबे टाइम तक के लिए एक वाइबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, एक वाइबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। स्पोरोपोलेनिन बीच बीच में कहीं कहीं से टूटी हुई भी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। स्पोरोपोलेनिन कंटिन्यूस नहीं होती है एक्साइन में। क्लियर हो गया? तो जहाँ पर नहीं होती तो वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर बोलते हैं जर्म पोर। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर का रोल ये होता है कि अगर वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन होगा तो जो इंटाइन की जो लेयर है ये एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, जब वहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो उसके बाद ये पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। और इसमें फिर मैं आगे फर्दर धीरे धीरे समझाऊंगा कि आगे फिर ये पोलन ट्यूब अगर वहाँ से फिर नहीं निकल पाएगी, अगर ये पूरा कंप्लीट होगा तो पोलन ट्यूब को बाहर प्रोट्रूड करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर हो गया? तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही कि जिस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और कुछ केमिकल अदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके असर न पड़ने की वजह से आप इसे फॉसिल के फॉर्म में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो बहुत टाइम पहले के और आज तक मौजूद हैं, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है? ये बनाता है एक्साइन, यानी कि आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब नीचे आते हैं हम लोग, इनर लेयर देखते हैं। इनर लेयर किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इनर लेयर का दूसरा नाम क्या होता है? इंटाइन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो बाद में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो तो बस मुझे इन चीज़ों को समराइज़ करना है और कुछ छूटे ना, इसलिए मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर कैसे होते हैं। पोलन ग्रेन मैच्योर होने से पहले आप थोड़ा सा अगर ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ देखें कि जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड हो जाते हैं, यानी कि बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? पहले ही मैंने बताया कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, इसमें मियोटिक डिवीज़न के बाद चार पोलन ग्रेन्स बनना शुरू होते हैं, जिससे आप माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं और पोलन ग्रेन बोलते हैं। वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन उस कंडीशन में क्या चीज़ें होती हैं? तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, तो उसको आप थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। इधर जैसे कंप्लीट एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये, और इसमें मियोटिक डिवीज़न के बाद ये 4 आपकी क्या बनेंगे? ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनेंगे। अब इसमें से अगर आप एक को देखें तो एक जो माइक्रोस्पोर है वो यहाँ से बाहर निकलेगा,
ये 4 बन रहे हैं, 4 में से एक अगर निकलेगा तो उसमें किस तरह से मैच्योरिटी आती है वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो एक ही माइक्रोस्पोर हुआ। अब इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एनलार्जमेंट होगा, इसी तरह से कॉन्सिक्यूटिव और एनलार्ज होगा, और उसके बाद एक अनइक्वल माइटोटिक डिवीज़न होता है। अनइक्वल माइटोटिक डिवीज़न के बाद क्या होता है, ये जो ऊपर की लेयर है, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और नीचे जो बनता है उसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ऐसे ही जो इसका न्यूक्लियस होगा वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, और ये जो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। इस तरह से ये जो आपने ये देखा, ये पोलन ग्रेन टेट्राड का डायग्राम था, ये भी आपको ड्रॉ करना है। और दूसरा जो नेक्स्ट डायग्राम है, माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। तो जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, 4 माइक्रोस्पोर बने थे स्पोरोजेनस टिश्यू से, और माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल और स्पोरोजेनस टिश्यू से। तो उसमें हर एक का किस तरह से मैच्योरेशन होता है वो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यही होती है टू सेल्ड कंडीशन। क्लियर हुआ? यही होता है टू सेल्ड कंडीशन। टू सेल्ड कंडीशन में अगर कोई भी माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन रिलीज होता है, माइक्रोस्पोर अब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो चुका है मैच्योरेशन के बाद, तो ये कितनी कंडीशन में होता है? 60% में। यहाँ पर समझाया था अभी आपको कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, और 40% में 3 सेल्ड स्टेज में। तो ये आपको जब समझ में आया तो आप ये दोबारा फिर से देखें कि 60% केसेस में तो हमें ये देखने को मिलता है 2 सेल्ड कंडीशन, लेकिन 40% जो कुछ एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है कि उसमें एक बार और माइटोटिक डिवीज़न होता है। एक बार और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट होने के बाद यहाँ पर ये क्या बनाते हैं? 2 मेल गैमेट बनाते हैं। अब इस कंडीशन में ये 3 सेल्ड हो गए, नहीं हो गए? 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 सेल्ड कंडीशन हो गया। तो इसी को हम 40% वाली बात कर रहे थे कि जो 40% केसेस में एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड कंडीशन में रिलीज होते हैं। क्लियर हुआ? तो मेन बात यही थी। अब इसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा और कुछ, तो पोलन ग्रेन के बारे में आपने एक्साइन पढ़ा, एंटाइन पढ़ा, पोलन ट्यूब, जर्मपोर, स्पोरोपोलेनिन, और एंटाइन किससे बना होता है? सेलोस्पेक्टिन से। फिर नीचे आता है पोलन ग्रेन। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अच्छा ही अच्छा है। पोलन ग्रेन का यूज़ क्यों होता है? पोलन ग्रेन का यूज़ होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन के टाइम पर, यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अभी देखा, आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, आपने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, आपने पोलन ग्रेन पढ़ा, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पढ़े आपने, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पोलन ग्रेन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ उसके बेनिफिट और लॉस। बेनिफिट तो आपने देख ही लिए हैं, थोड़े बेनिफिट अभी और बताऊंगा, और लॉसेस। तो पोलन ग्रेन से एलर्जीज़ भी होती हैं कुछ लोगों को, जैसे आपने देखा होगा किसी को वीट से एलर्जी होती है, यानी कि गेहूं से भी होती है। किसी को मिल्क से एलर्जी, यानी कि जो लैक्टोज़ होता है, शुगर लैक्टोज़, उससे भी किसी को एलर्जी होती है। ऐसे ही कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो उनके जो लंग्स होते हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं, वो ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं और हिस्टामिन सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा में सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो ब्रोंकल जो रीजन होते हैं, यानी कि जो आपने लंग्स का डायग्राम पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, वो सूज जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो पोलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। फिर बात आती है एक मेन बेनिफिट की, जो कि प्लांट्स के अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स और कुछ दूसरे एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। जैसे पोलन प्रोडक्ट्स मार्केट में आज मतलब कुछ टाइम से और बहुत पहले से भी, मतलब बोल सकते हैं कि लोग इसे सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं।
सप्लीमेंट इसलिए बिकॉज ये न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें प्रोटीन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, यानी कि जो घुड़दौड़ वगैरह कराए जाते हैं, जॉकी जो होते हैं, ठीक है, तो जो रेस हॉर्स में उन घोड़ों को भी दिया जाता है पॉलन के प्रोडक्ट्स। इसके मार्केट में आपको टैबलेट्स मिल जाएंगे, इसके सिरप्स, जेलीज़, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कुछ एथलीट्स इसे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में एक लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, उस पर भी स्टोर करके रखा जा सकता है, ताकि बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ करके एक नए प्लांट को पॉलिनेट करके और एक नई वैरायटीज़ को आप प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर पूरा मेन रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो था, हमने स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने फ्लावर पढ़ा कि फ्लावर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स मेल प्रोडक्टिव पार्ट में। उसके स्टैमन पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन सैकी होता है ये, और इसके अंदर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फिर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा हमने। क्लियर हो गया? और उसके बाद जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। थैंक यू।